हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, चंडीगढ़ सीटीयू और कंडक्टर की और ड्राइवर की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है, जो कि है 16 जुलाई। तो जल्दी ही आपको रोल नंबर भी जो है वो अलॉट हो जाएंगे। आप लॉगिन करके अपना रोल नंबर भी जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो जल्दी आपको रोल नंबर भी मिल जाएंगे। इसी के रिगार्डिंग हमने कंडक्टर एंड ड्राइवर के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की यहाँ पर सीरीज़ चला रखी है। तो ये मिनी मॉक टेस्ट 7 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अभी तक हमने 6 पार्ट को कवर कर लिया है, तो ये 7वां पार्ट है मिनी मॉक टेस्ट का। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह की मोर मिनी मॉक टेस्ट के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश जो है सेशन वो कवर यहाँ पर करेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस की ओर हम आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि अ वॉक इन द पार्क। आपको ईडीएम है ये। इंग्लिश के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं चंडीगढ़ के एग्जाम में। तो ईडीएम एंड फ्रेज बहुत पूछे जाते हैं। तो अ वॉक इन द पार्क का मतलब क्या है? अ वॉक इन द पार्क का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू अकम्प्लिश। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश मतलब होता है अ वॉक इन द पार्क, यानी कि कोई चीज़ जो करने में बहुत आसान हो। अ वॉक इन द पार्क का मतलब होता है कोई चीज़ जो करने में बहुत आसान होती है। समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू अकम्प्लिश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही साथ आप भी कमेंट करते रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन को देखेंगे कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन पहुंची और कितने की अभी आपको ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एंटोनियम से है। एंड सिनोनियम एंटोनियम भी काफ़ी यहाँ पर पूछे जाते हैं चंडीगढ़ के एग्जाम में। तो कह रहा है कि पीपल कॉल मी थ्रिफ्टी बिकॉज आई डोंट वेस्ट माई मनी ऑन रिडिकुलस थिंग। तो आपको बताना है कि थ्रिफ्टी का एंटोनियम क्या होता है। थ्रिफ्टी का एंटोनियम क्या होता है? तो सिर्फ थ्रिफ्टी कौन होता है? तो पहली बात तो आपको थ्रिफ्टी का मीनिंग पता होना चाहिए कि थ्रिफ्टी का मीनिंग क्या होता है। थ्रिफ्टी कौन होता है? बहुत ही सावधानी से पैसा खर्च करना, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रिफ्टी कहते हैं। जो बहुत ही सावधानी से सोच समझ कर अपना पैसा खर्च करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोला जाता है? थ्रिफ्टी यहाँ पर बोला जाता है। इसका जो एंटोनियम होता है वो होता है इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट क्या होता है? बिना सोचे समझे जो खर्च करता है। बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, बिना सोचे समझे जो खर्च करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्रोविडेंट बोलते हैं। अगर आपकी बात करेगा टार्डी, TARDY, इस टार्डी का मीनिंग क्या होता है? तो टार्डी का मतलब होता है एकदम धीरे काम करना, धीरे धीरे काम करना। टार्डी का मतलब क्या होता है? धीरे काम करने वाला जो होता है, ये हम क्या कहते हैं? धीरे काम करने वाले को हम टार्डी बोलते हैं। कॉशियस का मतलब क्या होता है? सावधान होना। इसका मतलब क्या होता है? सावधान होना। और हंगरी का मतलब आपको पता है, भूखा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? हंगरी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इम्प्रोविडेंट, जो बिना सोचे समझे खर्च करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बोला गया है कि, माफ कीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि नो एरर। आपको एरर बताना है कि यहाँ पर एरर है या नहीं है। तो इसमें बोला गया है कि इन एनी यूरोपियन कंट्री यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट इंडियन फूड। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। इन ए यूरोपियन कंट्री यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट इंडियन फूड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं आएगा। डिफिकल्टी यहाँ पर गलत दे रखा है, तो डिफिकल्टी ना आके, यानी कि पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिफिकल्टी ना आके क्या आ जाएगा? डिफिकल्ट आ जाएगा। डिफिकल्ट इसका आंसर आएगा, डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो इन एनी यूरोपियन कंट्री यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट इंडियन फूड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर आपको ढूंढना है नो एरर। फिर से आपको नो एरर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। ड्यू टू द इन्फ्लेशन इन द यूरोपियन मार्केट नो वन वाज बाइंग द BMW कार, सो द कंपनी रिड्यूस द प्राइस फॉर $2,000। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, फॉर $2,000 नहीं होगा, बाय। अपना कंपनी ने अपना प्राइस जो है वो $2,000 से कम कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर की जगह क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा। प्राइस को कम किया गया है। कितने से कम किया गया है? $2,000 से कम किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। फॉर $2,000 नहीं होगा, बाय $2,000 से अपना प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास, आपको बताना है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आंसर बताना है कि क्या उसका सही आंसर होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल करना है यहाँ पर। कह रहा है कि द ब्रिटिश मॉडल सेब्रीना चकिसी इज डैश ब्यूटीफुल। आपको बताना है कि
इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वाइट। क्वाइट ब्यूटीफुल होता है, QUIET, QUITE इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वाइट ब्यूटीफुल यानी कि काफ़ी हद तक, इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक होता है। QUIET की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है शांत रहना, इसका मतलब होता है शांत रहना। QUIT की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है हार मानना, क्विट। ये होता है हमारे पास, क्विट कर दिया, हार मानना होता है, जो कि आपको नहीं माननी है जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता। और क्वेंट, QUAINT का मतलब होता है विचित्र, बहुत अजीबोगरीब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, QUITE हो जाएगा, क्वाइट ब्यूटीफुल, यानी कि काफ़ी हद तक वो क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास इंग्लिश के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका मिनी मॉक टेस्ट है, कंप्लीट टेस्ट नहीं है ये, तो जितना आपका पेपर में आना है उससे आधे क्वेश्चन हम यहाँ आपको कराएंगे हर मिनी मॉक टेस्ट में। तो ये 5 क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की ओर, जो कि है आपके पास माफ कीजिएगा, तो जो कि आपके पास जर्नल अवेयरनेस है। तो कह रहा है कि 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, ये आपको बताना है। जीके क्वेश्चन हैं, जीके के क्वेश्चन आपके 15 आने वाले हैं। तो 15 के बजाय हम यहाँ पर कितने करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो कह रहे हैं कि छठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। कमेंट करते रहेंगे साथ ही साथ, और वीडियो को शेयर कर देंगे। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मिनी मॉक टेस्ट लाते रहें। और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए। कह रहा है कि 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मगध। मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण के लिए यानी कि संरक्षण के लिए जो अधिनियम था वो कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ा था तो उसके बाद किस दल की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी किसकी, आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो थी वो स्थापना की गई थी। और ये किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि किस राज्य में पुलमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। किस राज्य में की पुलमपारा ग्राम पंचायत, ध्यान रखेंगे नाम क्या है, पुलमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। तो वो कौन सी है, तो वो हो जाएगा कौन से राज्य की, केरल राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है। मतलब सही कालक्रम आपको बताना है कि पहले कौन सा वंश था, उसके बाद कौन सा आया, देन उसके बाद कौन सा आया। तो सही कालक्रम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश आया, देन तुगलक, देन आया लोधी वंश। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पिछले एक दशक में इनमें से किस क्षेत्र में अधिकतम विदेशी निवेश हुआ है। भारत में पिछले एक दशक में इनमें से किस क्षेत्र में अधिकतम विदेशी निवेश हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, यानी कि आपका सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक जो है वो निवेश हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। कौन से सेक्टर में हुआ है, आपका सेवा क्षेत्र में हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि शक क्षत्रप रुद्र दामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख में मिलता है। तो अलग सही क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि शक क्षत्रप रुद्र दामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख में मिलता है। तो ये मिलता है कौन से अभिलेख में, गिरनार अभिलेख में। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के तहत शामिल एक रिट नहीं है। आपको पता है कि आपकी जो रिट होती है वो 5 हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक रिट नहीं है।
तो परमादेश रिट यानी कि रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ लोकस स्टैंडी या फिर सुनवाई किए जाने के अधिकार की रिट, या फिर रिट ऑफ शीट्स यानी कि उत्प्रेक्षण रिट, या फिर रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, सुनवाई किए जाने के अधिकार की रिट, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये एक रिट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि किस अधिनियम में वार्षिक रुपए भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किया गया था? इन विच एक्ट ईयरली ₹1 लाख वॉज अलॉटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस? कह रहा है कि किस अधिनियम में वार्षिक 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे भारतीयों की शिक्षा के लिए? तो किस अधिनियम में थे वो? चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि चार्टर एक्ट्स वगैरह से भी क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। तो किस अधिनियम में, कौन सा अधिनियम था जिसमें भारतीयों की सुरक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो थे वो आवंटित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरुरज्जु को बनाने के लिए फैलता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मेरुरज्जु को बनाने के लिए फैलता है? यानी कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्सटेंड टू फॉर्म द स्पाइनल कोड? तो कौन सा भाग जो है वो मेरुरज्जु को बनाने के लिए फैलता है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, मेडुला यानी कि मज्जा। मज्जा जो है वो मेरुरज्जु को बनाने के लिए फैलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास जीके के 10 क्वेश्चन। आपके पेपर में जो है वो 15 क्वेश्चन आने हैं, हमने यहाँ पर 10 करवाए हैं। इसी तरह से मिनी मॉक टेस्ट में हम आपको आगे भी क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तो 10 में से आपका कितना स्कोर गया है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट जो कि है न्यूमेरिकल एबिलिट्यूड। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैथ का पहला क्वेश्चन है। मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 में से हम 10 यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है? तो आपको पता है कि ये समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हाइट अगर आपको निकालनी है तो हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर होता है। ये तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है, माफ कीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, 8 हैं। आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में साइड। यह हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, तो √3/2 यहाँ पर हम करेंगे, इंटू में साइड कितनी है 8, कटिंग कर देंगे तो 3 या 4 पे कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4√3। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 4√3 क्या हो जाएगी, एक समबाहु त्रिभुज की हाइट हो जाएगी जिसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिल रही है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बेनिफिट रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हमें बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मैथ के। कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ जो स्पीड होती है वो x+y होती है, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 35/5 करेंगे तो 35 किलोमीटर जाती है, 5 घंटे में कितना स्पीड आ जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। और कह रहा है कि 7 घंटे में वापस लौटती है, मतलब धारा के विपरीत होती है अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। और कितना किलोमीटर आएगी, 35 किलोमीटर आएगी, कितने घंटे में 7, तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। आपको बताना है कि स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है, यानी कि आपको x की वैल्यू यानी कि बोट की स्पीड बतानी है, और बोट की स्पीड का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12/2, और 12/2 कितना होता है 6। तो उसकी शांत जल में नाव की गति कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एक नल टंकी को 10 घंटे में भरता है। ए जो है वो किसी टंकी को 10 घंटे में भरेगा, बी जो है उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। वह दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 30, ए की क्षमता आ जाएगी 3 और बी की आ जाएगी 2। कह रहा है कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इन दोनों का मिला के हमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 30, दोनों की मिला के क्षमता कितनी आ जाएगी 5, तो दोनों की मिला के क्षमता 5 आ जाएगी, तो टाइम कितना लग जाएगा 6 घंटे आपका लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। मैं आपको उसी तरीके से पेपर करवा रहा हूं जैसा आपका एग्जाम में आप करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, फटाफट से अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करना नहीं है। तो फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिनी मॉक टेस्ट है, आपके एग्जाम तक ये मिनी मॉक टेस्ट चलेंगे, आपका हेल्प जरूर होगी एग्जाम में ये मिनी मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं अपने लाइक से और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे प्रेस कर दें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट दी और अभी भी 10% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की अनुपात आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्रय मूल्य अपॉन में अंकित मूल्य इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ से क्रय मूल्य अपॉन में अंकित मूल्य, डिस्काउंट यानी कि छूट कितने की है 10% की है तो 100 माइनस में 10 कितना हो जाएगा 90, और लाभ कितने का है 10 का तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 9/10 यानी कि 9:11 आ जाएगी किसी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की रेशो। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो 9:11 हो जाएगा, 9:1 नहीं 9:11 हो जाएगा अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की रेशो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इसको करते हैं, वो थोड़ा डीआई छोड़ देते हैं क्योंकि डीआई आपके पास नहीं पूछी जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ऐसे करके कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना है। कह रहा है कि आधी दूरी करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आधी दूरी करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों जगह डिस्टेंस जो है कार ने बराबर ट्रैवल किया है। तो कह रहा है कि कार की औसत चाल बतानी है, तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 2 × x × y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन जो है चंडीगढ़ के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 2 × में 20 × में 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50। इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तीय कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी उसकी औसत गति हो जाएगी। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा, 2 × x × y डिवाइड बाई x प्लस वाई का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि आपका पास थोड़ा सा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20 को 5 से करेंगे 4 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 पंजे कितना 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौके कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 को 2 से भाग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाग करेंगे कितना आएगा 1.5 आ जाएगा। फिर वापस से भाग करेंगे, 4 को 2 से भाग करा तो 2 आया, प्लस 2 गुणा में 2 प्लस 2 इंटू में कितना 1.5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 4 प्लस में 1.5 को 2 से करेंगे 3 आ जाएगा। 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन से था, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन देखने के लिए था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपका सिंप्लीफिकेशन से ही है, सॉल्व करना है इसे। तो 5 से 1/3 कितना होता है, 5 3 15 और 1 16, 16/3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 9 1 कम में 9, 2 कितना हो गया 11/9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना है 1/4 ब्रैकेट 10 प्लस 3 बटे में कितना दे रहा है, एक से ही एक माइनस में 1/5, 1 माइनस में 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 4/5 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16/3, डिवाइड का साइन हटेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9/11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1/4 ब्रैकेट 10 प्लस में 5 ऊपर चला जाएगा और 4 रह जाएगा नीचे। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और ये आ जाएगा 4 चौके 16, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12/11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, 40 प्लस 15, 40 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस 15 हो जाएगा 55, तो ये आ जाएगा 55/4। कटिंग करेंगे 11 पंजे 55 होता है, 4 तिये 12 होता है, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, फटाफट से आपको सॉल्व करना है, तो 15 इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, मैथ के आपके हेल्पफुल रहे होंगे क्वेश्चन। तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा अपने सब्सक्राइब से, लाइक से और शेयर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपये, तो मूलधन बतानी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर होता है 3 साल का, उसका फॉर्मूला होता है मूलधन R/100 का स्क्वायर ब्रैकेट 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 ये होता है। तो अंतर आपको दे रखा है कितना 160, मूलधन आपको निकालनी है, ब्याज दर कितनी है 20, तो 20/100 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 प्लस 20 डिवाइडेड बाई कितना 100, 20 एकम में 20 होता है, 20 पंजे 100 होता है, तो यह हो जाएगा आपके पास कितना 160 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल टू कितना 1/5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं
P इंटू में 1/5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/25 मल्टीप्लाई 300 प्लस 20 कितना होता है हमारे पास 320 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास मूलधन आ जाएगी 160 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना 320। 16 160 एक कम 160 160 इंटू 2 320 होता है और ये 50 पे कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू में 50 करेंगे तो 1 2 5 0 आ जाएगा, यानी कि 1250 इनका अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो 3 साल के अंतर का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। तो ये 3 साल के अंतर का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक पुस्तक अपने अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर 1554 रुपये में बेची जाती है। अंकित मूल्य आपको बताना है। तो अंकित मूल्य पर छूट दी गई है 26% की और बेचा कितने में गया है 1554 में, यानी कि जो भी अंकित मूल्य होगा उस पर 26% की छूट देकर कितने में बेचा जाएगा, वो 74% में बेचा जाएगा। तो 74/100 हो जाएगा इजिकल टू 1554 आ जाएगा। तो यहाँ से अंकित मूल्य आपके आ जाएगा कितना 1554, 100 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। कटिंग करेंगे 3 दूनी 2 तिया 6 होता है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंजे 2 अट्ठे 16 होता है, 2 सत्ते 14 एक बचेगा 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 ये कट जाएगा। 37 पे काटेंगे 37 दूनी क्या कितना होता है हमारे पास 74 होता है, 3 बचेगा 37 एक कम में 37 तो कितना आ जाएगा ये 2100 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। तो उसका जो अंकित मूल्य वो क्या था वो 2100 रुपये था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 4 घंटियां हैं जो 6 8 9 10 सेकंड के बाद बजती है। तो पहली घंटी बजती है हर 6 सेकंड के बाद, दूसरी घंटी बजेगी हर 8 सेकंड के बाद, तीसरी घंटी जो बजेगी वो हर 9 सेकंड के बाद बजेगी और चौथी जो घंटी है वो हर कितने सेकंड के बाद बजेगी 10 सेकंड के बाद बजेगी। कह रहा है कि सभी घंटियां एक समान बजती हैं, तो अब कितने मिनट के पश्चात वो हैं एक साथ बजेगी। तो आपको आगे टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद वो एक साथ आगे बजने वाली हैं। तो हम क्या करेंगे इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 8 9 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं किसका 6 8 9 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 तिया 6 4 9 2 पंजे 10, फिर आ जाएगा हमारे पास कितना 3 आ जाएगा, 3 एकम में 3 4 3 तिया 9 3 पंजे 10, 2 तिया 6 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 30 6 पंजे 30 होता है, 30 इंटू में 12 कितना होता है 360 होता है। तो ठीक 360 सेकंड के बाद ये चारों की चारों बैल एक साथ बजेंगी और 360 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 360 बटे में क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 6 मिनट आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आया था 360, तो 6 मिनट के बाद ये चारों की चारों बैल क्या होंगी एक साथ रिंग करेंगी। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एसएफ एलसीएम से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये 10 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। मैथ के 10 में से आपका कितना स्कोर गया वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पेपर में आपके 15 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर करवा दिए। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। इंग्लिश हमने कर ली है, जीके हमने कर ली है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विंडो एक्सप्लोरर प्रोग्राम का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विंडो एक्सप्लोरर जो प्रोग्राम होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विंडो एक्सप्लोरर प्रोग्राम का जो प्रयोग है वो किया जाता है किसके लिए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों या फोल्डर को नेविगेट करने हेतु। तो विंडो एक्सप्लोरर का जो प्रयोग है वो किया जाता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या फोल्डर को नेविगेट करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एमएस पावर प्रोजेक्शन डैश का एक संग्रह है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो एक इज अ कलेक्शन ऑफ किसका संग्रह है? तो ये संग्रह है किसका? स्लाइड एंड हैंडआउट्स का, यानी कि स्लाइड एंड हैंड्स का, स्पीकर और टिप्पणी का, यानी कि स्पीकर कमेंट का, या फिर आउटलाइनर का। तो ऑप्शन नंबर डी का उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी का ये संग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ द फायरवॉल इन कंप्यूटर इज किसके लिए होता है? तो ये होता है सिक्योरिटी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। सिक्योरिटी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आप अपना कमेंट करते रहेंगे। आपको पूरी मिनी मॉक टेस्ट आपको हम यहाँ पर करवा रहे हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो भी आपका सेशन में आना है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, या फिर आपका जो पार्ट 2 से क्वेश्चन है आपका रोड सेफ्टी, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, उन सब के क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आपका सपोर्ट हमें कीजिए अपना लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है SMTP और POP प्रोटोकॉल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है किसकी, SMTP की फुल फॉर्म। और अगर POP की आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो POP की फुल फॉर्म क्या होती है, हमने कल बताई थी। POP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कल हमने इसमें बताया था कि POP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि बड़े मानचित्रों और वस्तु शिल्प डिजाइन के बड़े प्रिंट आउट लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विच डिवाइस इज यूज टू टेक द लार्ज प्रिंट आउट ऑफ बिग मैप्स एंड आर्किटेक्चरल डिजाइंस। तो उसका किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि यूजर्स इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो यूजर को डैश की अनुमति देता है। अ यूजर इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ द यूजर डैश। तो किसका जो है वो किसकी अनुमति देता है, तो वो देता है जानकारी दर्ज करना और प्राप्त करने की अनुमति देता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एप्पल द्वारा पहली बार सफारी कब जारी की गई थी। व्हेन वाज द सफारी फर्स्ट रिलीज बाय द एप्पल। तो सफारी जो है वो कब जारी की गई थी एप्पल के द्वारा। पहली बात तो सफारी आपको पता होना चाहिए कि हो क्या है। सफारी आपका एक वेब ब्राउज़र है, ध्यान रखेंगे। ये कार वाली सफारी नहीं है, ये आपका वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है सफारी। तो ये कब जो था वो लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 2003 में। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। 2003 में ये लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि वह बॉक्स जहां हम ब्राउज़र में URL टाइप करते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसे हम एड्रेस बार बोलते हैं। जहां पर आपका URL टाइप होता है, जहां पर आप वेबसाइट जो है वो टाइप करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, एड्रेस बार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं वो 10 आने हैं और हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाए हैं 8। ठीक है, तो इसी तरह से मिनी मॉक टेस्ट में आपका जितने पेपर में आने हैं उससे आधे क्वेश्चन जो है यहाँ पर अटैम्प्ट होंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेशन की ओर, जो कि है आपका रोड सेफ्टी, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ट्रैफिक रूल से। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पर, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास रोड सेफ्टी, व्हीकल मेंटेनेंस से और ट्रैफिक रूल से। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भारी सड़क यातायात के लिए DB में नॉइज़ लेवल की परास क्या है, यानी कि आपका जो नॉइज़ लेवल है वो कितना होना चाहिए। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द नॉइज़ लेवल इन DB फॉर हैवी रोड ट्रैफिक। तो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास ऑप्शन नंबर डी 80 से 90। कमेंट करते रहेंगे, अपने जो आंसर है वो कमेंट करते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि यह यातायात संकेत क्या अर्थ है। तो इस यातायात संकेत को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। ये यातायात संकेत जो है वो क्या दिखा रहा है, आपके ट्राइंगल के अंदर एक गुफा सी बनी हुई है, तो ये क्या दिखाएगा, आपके नीचे ऑप्शन है, आगे सुरंग है, आगे पुल है, अंदर ना आए या सड़क बंद है। तो ये क्या दिखाएगा, आगे सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि IS कोड 4954 और 1968 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्वीकार्य बाह्य शोर स्तर क्या है। तो बाह्य शोर स्तर जो है वो 50 से 60 डेसिबल है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि सड़क सुरक्षा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो जनवरी महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जनवरी महीने में मनाया जाता है। और कब से लेके कब तक मनाया जाता है, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। ध्यान रखेंगे, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आपका जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि लाल प्रकाश का उपयोग रुकने के संकेत के रूप में किया जाता है क्योंकि यह डैश के कारण अन्य रंगों की तुलना में अधिक दूरी से दिखाई देता है। किसके कारण, क्योंकि यह डैश के कारण, किसके कारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, दृश्याम स्पेक्ट्रम पर किसी भी अन्य रंग की तुलना में इसकी सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य और कम आवृत्ति होती है, इसकी वजह से ये बहुत दूर से दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि पीले रंग के चौकोर रेलवे साइन बोर्ड पर L अक्षर काले रंग में लिखा होता है, तो L अक्षर का क्या दर्शाता है। आपको बताना है कि जो L अक्षर है वो क्या दर्शाएगा। तो L अक्षर आपका, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपका ऐसे स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो पीछे जो कलर है वो आपके पास येलो है और ऐसे करके L लिखा हुआ है। तो ये L क्या दर्शाता है, ये L जो है ये दर्शाएगा किसका, ऑप्शन नंबर ए, लेवल क्रॉसिंग को ये दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि नीचे दिया गया संकेत क्या दर्शाता है।
आपको ये से सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर आपका लाल सर्कल है, तो ये क्या दर्शाएगा, ऐसे साइन दे रखा है तो ये दर्शाता है नो एंट्री ऑफ व्हीकल्स, प्रवेश वर्जित है। क्या दर्शाएगा ये, प्रवेश जो है वो वर्जित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि रुकी हुई कार को पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि रुकी हुई कार को पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि क्यों बरतनी चाहिए, क्योंकि कार के दरवाजे अचानक खुल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आता है, कह रहा है कि वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री डैश हैं। वर्तमान यूनियन मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे कौन है, तो वो है नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एक निश्चित समय में किसी सड़क के 1 किलोमीटर की लंबाई वाली लेन पर 40 वाहन है, यह है क्या है। कह रहा है कि एक खास समय पर 1 किलोमीटर लेंथ की लंबाई वाली लेन पर 40 वाहन अगर हैं किसी खास समय पे, तो ये क्या है, ये आपकी ट्रैफिक डेंसिटी है, यातायात घनत्व विषय में बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि उस यातायात संकेतों की पहचान करें जो नियामक संकेतों की श्रेणी में नहीं आते। आइडेंटिफाई द ट्रैफिक साइंस विच डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटरी साइंस। तो कौन से साइन है जो रेगुलेटरी साइन में नहीं आते, अब वो है चेतावनी साइन। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिन और रात के समय के दौरान एक शांत क्षेत्र में शोर स्तर के अनुमत मान क्रमशः क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए 50 डेसिबल ए और 40 डेसिबल ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक घूर्णी यानी कि ट्रैफिक रोटरी का लाभ नहीं है, घूर्णी चौराहे का लाभ नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक घूर्णी चौराहे का लाभ नहीं है, तो वो है जब उच्च गति वाली सड़कों पर उपयोग किया जाता है तो बहुत बड़े आकार की आवश्यकता होती है। जब उच्च गति वाली सड़कों पर उपयोग किया जाता है तो बहुत बड़े आकार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि यातायात सिग्नल में गिव वे चिन्ह का आकार क्या होता है। आपको पता है कि जब यातायात सिग्नल दिया जाता है तो गिव वे रास्ता दे का जो वो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास उल्टा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि चेतावनी के संकेत डैश होते हैं। चेतावनी के जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, चेतावनी के संकेत होते हैं त्रिभुजाकार, सफेद पृष्ठभूमि होती है, बैकग्राउंड होता है, लाल किनारे होते हैं और काले रंग वाले अक्षर होते हैं। तो त्रिभुजाकार होगा, ठीक है, सफेद उसकी पृष्ठभूमि होगी, पीछे का बैकग्राउंड होगा, लाल किनारे होंगे और काले रंग में होंगे, वो चेतावनी वाले चिन्ह होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि दाएं मोड़ पूरा करने के बाद चालक को डैश मुख्य यातायात के साथ विलय करना चाहिए। तो चालक को डैश मुख्य यातायात के साथ विलय करना चाहिए, कैसे, स्लोली, धीरे और सुचारू रूप से। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि आकृति में दिए गए यातायात संकेत की श्रेणी को पहचानिए। तो आपके पास ये यातायात संकेत है, ऐसे करके ट्राइंगल के अंदर है और ऐसे करके ये बना हुआ है। आपको बताना है कि ये कौन सा संकेत है। तो नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। चेतावनी संकेत है, नियामक संकेत है, सूचनात्मक संकेत है या फिर अनिवार्यता संकेत है। तो जो भी ट्राइंगल के अंदर होता है वो एक चेतावनी संकेत होता है। तो ध्यान रखेंगे ये कैसा संकेत है, ये एक चेतावनी संकेत है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि महानगरों की सड़कों पर पार्किंग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया जाता है। तो महानगरों में पार्किंग को नियंत्रित करने के लिए पार्किंग लेन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। आपका जो नियामक संकेत है या पहले चेतावनी संकेत, अभी हमने को बताया था चेतावनी होता है त्रिभुज में, यानी कि बी का हो जाएगा दूसरा, सॉरी बी का हो जाएगा पहला, माफ कीजिएगा, बी का हो जाएगा पहला। सूचनात्मक जो सूचना देते हैं वो होते हैं आयताकार में, यानी कि सी का हो जाएगा दूसरा, और एक रह गया आपके पास ए का हो जाएगा क्या, तीसरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का तीसरा है, बी का पहला है, सी का दूसरा है। तो ये संकेत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि गोल चक्कर पर मार्ग लेने का अधिकार किसे है। गोल चक्कर पर मार्ग लेने का अधिकार किसे है, आपके दाहिनी ओर के यातायात को। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ट्रैफिक ऑन योर राइट, आपके जो दाहिनी ओर जो यातायात है उसे गोल चक्कर पर मार्ग लेने का अधिकार है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यदि आपका वाहन यात्रा के दौरान फिसलता है तब आपको क्या करना चाहिए। यदि यात्रा के दौरान आपका वाहन फिसल रहा है तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेटर को छोड़ दें और ब्रेक की मजबूती से लगाएं। एक्सेलरेटर को छोड़ दें और ब्रेक जो है वो मजबूती से लगाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहा है, कह रहा है कि दिशा वाले तीर को स्टॉप लाइन से कितनी दूर पर रखना चाहिए।
दिशा वाले तीर को स्टॉप लाइन से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो स्टॉप लाइन जो होती है, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसके दिशा वाले तीर को स्टॉप लाइन से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो ये रखना चाहिए 15 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि ये सड़क, ये चिन्ह आपको दिख रहा है, एक मोटरसाइकिल और व्हीकल जो है वर्जित कर रखे हैं, क्रॉस मारा हुआ है, तो ये किसका साइन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी मोटर वाहन पर प्रवेश वर्जित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि मोड़ के निकट पहुंचते समय ओवरटेक करने की डैश होती है, क्या होती है? मोड़ के निकट पहुंचते समय ओवरटेक नहीं करना चाहिए, अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास रोड सेफ्टी, व्हीकल मेंटेनेंस और ट्रैफिक रूल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करवा दिए। तो जितना भी आपका मिनी मॉक टेस्ट, इसी को बोलते हैं मिनी मॉक टेस्ट में हम जितने क्वेश्चन आपके आएंगे उससे आधे क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं, और डेली ये मिनी मॉक टेस्ट चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने यहाँ पर जीके किया, मैथ किया, कंप्यूटर किया, और आपका इंग्लिश किया, और रोड सेफ्टी के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने करे। उम्मीद है अच्छी लगी होंगी, सीरीज़ पसंद आ रही होगी। सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपना सब्सक्राइब और लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।